मॉर्निंग। GSARIC ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरा सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग है। ये कक्षा 10 की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि साइंस का है, पार्ट 1, लेसन नंबर 1 है ये। ठीक है, ये लेसन नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न का ये सिलेबस चलाया जा रहा है आपके GSARIC ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास अटेंड करें। चलिए हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है? ऐसी दो या दो से अधिक या दो तत्वों को लेकर होने वाली अभिक्रिया जो कोई एक तीसरी उत्पाद को उत्पन्न करती हो। अगर मैं सीधी बात कहूं तो कोई एक मॉलिक्यूल लेकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जोड़ दिया जाए तो कोई हमें तीसरा कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और ऑक्सीजन का एक रहेंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो आपको लग रहा होगा अभी छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अभी पहले आप समझिए चीज को कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या चीज है। पहले इंफॉर्मेशन मैं आपका इसका दे रहा हूं। ठीक है, H2+O। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबको पता है H2O हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हमने लिए यहाँ पे, ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, दोनों को मिला देने पर क्या बना? H2O। ठीक है, तो इन 2 तत्वों को मिलाने पर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने पर जो नई उत्पाद हमें प्राप्त होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब ये इसका क्या नाम होगा? इन दोनों चीजों का क्या नाम है? इन दोनों चीजों को मिलाने से क्या मिला है? तो इसका नाम है अभिकर्मक। क्या है? अभिकर्मक। इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमें प्राप्त होता है वो क्या चीज है? उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, ये थी समरी आपकी रासायनिक अभिक्रिया की। होती क्या चीज है रासायनिक अभिक्रिया? केमिकल चेंजिंग के बारे में आप समझिए। केमिकल चेंजिंग क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं मूल रूप से 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें कुछ अपर लेवल के रिएक्शन को ऐड किया जाता है जो कि आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा 11th 12th में। फिलहाल आपको जितना आपकी बुक में आपके सिलेबस में दिया गया है उतना आप पढ़िए। ठीक है, 4 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। इनमें से मैंने ये रिएक्शन का जो इंट्रोडक्शन था वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन, पहले रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कुछ रटना नहीं है आपको और ना ही कुछ ज्यादा नोट करना है, बस दिमाग खोल के रखिए आराम से और अच्छे से समझते जाइए। सब कुछ सिस्टम बाय सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जो एक बार घटित हो जाने के बाद या परिवर्तित हो जाने के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कागज का जलना,
कागज का जलना, ठीक है, बर्निंग टू पेपर। अब कागज अगर जलता है, कोई कागज हमने ले लिया, अगर माचिस की तीली से उसे हमने जला दिया, आग लगा दी उसमें, तो जो राख बचा लास्ट में, मुझे जो राख मिला उसका, ठीक है, क्या वो फिर मूल अवस्था में वो फिर सफेद एक कागज बन सकता है? इम्पॉसिबल। वो कभी अपनी उस अवस्था में वापस नहीं आ सकता, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, चावल का पकना। चावल का पकना, चावल लिया हमने, उसे किसी तापमान पे, किसी टेम्परेचर पर, ठीक है, पानी में उसे उबाला, चावल तैयार किया। जब हमने चावल तैयार कर लिया तो क्या उसे कोई ऐसी विधि है जिसके द्वारा उस पके चावल को फिर पुनः कच्चे चावल में बदला जा सके? ऐसी कोई विधि नहीं है कि आप पके हुए चावल को कच्चे चावल में बदल पाओ। मतलब वो पका हुआ चावल अपनी मूल अवस्था में वापस अब नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए चावल का पकना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। दीज आर केमिकल चेंजिंग, ओके। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, दही का जमना, ठीक है, दही का जमना आप ले लीजिए। दही का जमना, बहुत लोग दही का फटना भी बोलेंगे, ठीक है, खैर बात वही होती है, समझो। दही जमाने का प्रोसेस क्या होता है? दूध को हम ज्यादा से ज्यादा तापमान पे गर्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं, उसके बाद में उसमें एसिडिक चीज डालते हैं जिससे वो जमता है, ठीक है। तो दही अगर एक बार जम गया, दही एक बार अगर जम गया, तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम उसे फिर अपनाकर उसे फिर वापस दूध में बदल लें? ऐसी कोई विधि है? मेरे हिसाब से नहीं है। और कोई भी साइंस का टीचर होगा, अध्यापक होगा, उसके हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साइंस प्रूव कर चुका है कि जमे हुए दही को कभी हम दूध में बदल नहीं सकते, पके हुए चावल को कभी हम कच्चे चावल में बदल नहीं सकते, जले हुए कागज की राख को कभी हम पुनः कागज में बदल नहीं सकते। ये सभी चीजें आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। बस अगर आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए तो इस प्रकार के हजारों लाखों एग्जाम्पल आपके मन में उठेंगे और आपको जवाब दे देंगे, और जब आप इस चीज को प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने तो आप सही साबित होंगे, ठीक है। ज्यादा बात बढ़ाते हुए नहीं और समय का ध्यान रखते हुए हम पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जैसे रासायनिक परिवर्तन समझे हैं वैसे भौतिक परिवर्तन समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या चीज होता है? भौतिक परिवर्तन में, अब रासायनिक परिवर्तन में था कि कोई चीज जब एक बार किसी अवस्था में बदल जाती थी तो वह वापस पूर्व अवस्था में वापस नहीं आती थी, लेकिन भौतिक अवस्था में क्या होता है? उसी का विपरीत होता है। अगर कोई चीज अवस्था बदल रही है, ठीक है, अपने प्रॉपर्टी को चेंज कर रही है, तो किसी सिस्टम के द्वारा या किसी मेथड के द्वारा, किसी विधि के द्वारा उसे वापस हम उसे प्रारंभिक स्टेज में ला सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में उसे ला सकते हैं, मूल स्थिति में उसे वापस ला सकते हैं। कहने का मतलब, कोई ऐसा एग्जांपल दे दे। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। अब बर्फ का पिघलना क्या हुआ? अगर मान लो कोई बर्फ है, ठीक है, वो पिघल रहा है, तो पिघलेगा, पिघल रहा है, मैंने पिघलने की बात की है, ना कि मैंने ये कहा है कि वो किसी ऐसे तापमान पे रखा है कि वो इतना तेज पिघल रहा है कि उसका जो वाटर है, उसका जो पानी है वो पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गया है।
भाप में बदल गया, ऐसा नहीं, वो केवल पिघल रहा है। अगर बर्फ पिघल रहा है तो वापस वापस उसे बर्फ में जमाया भी जा सकता है। अगर पानी है उसे आप वापस उसे जमा कर उसे बर्फ में बदल सकते हो, और अगर बर्फ है तो उसे आप पिघला कर पानी में बदल सकते हो। बर्फ का पिघलना या बर्फ का जमना, ठीक है, या बर्फ का जमना, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक, इसी हिसाब से ये दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, इसमें से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर मोमबत्ती का जलना तो केमिकल चेंजिंग है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। अगर मोमबत्ती जल रही है तो उसकी मोमबत्ती जल के खत्म नहीं हो रही है, उसके मोम को इकट्ठा करके दोबारा मोमबत्ती हम बना सकते हैं, मूल अवस्था में वापस, मोम पिघलने के बाद अपनी मूल अवस्था में फिर वापस आती है। लेकिन जो मोमबत्ती में जो बत्ती जल रही है, जो धागा जल रहा है, उस धागे की अवस्था वापस नहीं आ रही है, वापस वो राख हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसे रासायनिक श्रेणी में भी ले लिया गया है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पिघलने के बाद फिर बर्फ का जमना, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, फिर दूसरी अवस्था से फिर पहली अवस्था में आना, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, दोनों परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? तीसरा एग्जांपल आप सोच के बताइए अपने मन में कि कोई एग्जांपल ऐसा है जो तीसरा एग्जांपल हम भौतिक परिवर्तन को संतुष्ट करने के लिए ले लें। कोई ऐसी चीज है? कोई तीसरी चीज जिसे हम भौतिक परिवर्तन में ऐड कर सके, भौतिक परिवर्तन कह सके कि हाँ ये चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है तो फिर वापस दूसरी अवस्था में, पहली अवस्था में भी आ जाती है, ऐसी कोई चीज है? बताइए। शोषण करने की प्रक्रिया आप कह सकते हो, ठीक है, ले तो सकते हैं आप कई एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है, लेकिन शोषण करना मैंने ले लिया है इसमें। अब आप सोचिए कि शोषण करना क्यों मैंने ले लिया? जब हम शोषण करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब छोड़ा लिया, छोड़ा लिया, मतलब वापस उसी प्रक्रिया को हम दोहराते रहते हैं। तो शोषण करना एक भौतिक परिवर्तन है। अगर ऑक्सीजन लिया है हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है तो ऑक्सीजन लूंगा। कहने का मतलब कि कोई भी चीज बदल जाने के बाद, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाने के बाद वह पुनः अगर पहली अवस्था में वापस आती है तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बस उम्मीद करता हूं ये चीज आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और देर ना करते हुए हम पहुंचते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ठीक, आसानी से समझेंगे, आराम से, हड़बड़ा के नहीं। रासायनिक
पूरे रसायन विज्ञान में, पूरी केमिस्ट्री में, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 11 का हो, चाहे वो 12 का हो, ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, ये वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी उठते हैं, अच्छे खासे अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये लेसन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी केमिस्ट्री का एक मूल आधार होता है रासायनिक अभिक्रिया करना। हालांकि कई ऐसे लेसन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखते हैं रसायन विज्ञान में, लेकिन जिनमें से रासायनिक अभिक्रिया एक है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की हम बात कर लेते हैं, कितने कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा विघटन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा जो अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, क्या क्या? वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 5 प्रकार के अभिक्रियाएं आपको कक्षा 10 में पढ़ना होगा। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इनका डिफिनीशन, इन पांचों का डिफिनीशन और कम से कम 3-3 प्रत्येक के एग्जाम्पल में करवाऊंगा, अगली क्लास में हो जाएगा। फिलहाल ये पांचों अच्छे से हम समझ लेते हैं आज। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब बताया था कि अभिक्रिया होती क्या चीज है, उसके बारे में जब मैंने आपको बताया था तो उसमें ये बताया था मैंने कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल को लेकर हमने H2O बना दिया था, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जल। मतलब किन्हीं 2 कंपाउंड को लेकर, यानी कि किन्हीं दो तत्वों को लेकर अगर हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक अभिक्रियात्मक कोई चीज तैयार होती है, कोई उत्पाद, मतलब कोई चीज मिलकर तैयार होता है। जैसे चीनी और शरबत, हम शरबत कैसे बनाते हैं? पानी और चीनी से। उसी हिसाब से 2 मॉलिक्यूल को ऐड करके जब कोई तीसरा कंपाउंड हम तैयार करते हैं तो वो अभिक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, बात ज्यादा लंबी ना करके सीधा सीधा वियोजन का मतलब मैं ये बताता हूं कि अगर ए और बी इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है तो इनका जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा AB, सीधा मतलब है। ठीक, विघटन का मतलब क्या? वियोजन का मतलब ही समझिए, वियोजन का मतलब होता है जुड़ना। कोई 2 कंपाउंड आपस में इस प्रकार मिलाए जा रहे हैं जिनको मिलाकर जो नया उत्पाद बन रहा है वो बनेगा AB। ठीक है, और विघटन क्या है? अलग होना, खंडित हो जाना। जैसे मान लो ये कोई अभिक्रिया, कोई उत्पाद है आपके पास जो है AB, ठीक है, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि क्या क्या मिलकर ये चीज बना था?
जैसे कोई चीज मैंने आपके सामने बोतल में रख दिया है, कोई लिक्विड चीज रख दी, आपसे पूछ लिया मैंने कि ये है क्या चीज, तो बता दिया आपने। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या क्या मिलाकर बना है, तो आप कैसे पता लगाओगे? आपको रिएक्शन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और आप रिएक्शन नंबर सेकंड के अनुसार, विघटन क्रिया के अनुसार ही बता पाएंगे कि उसमें चीज क्या क्या है। ठीक है, तो अगर ए बी का हम विघटन करेंगे तो ये ए प्लस बी में टूट जाएगा, ये विघटन क्रिया हो गई। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए आप लोग, इसको मैं ऐसे बता देता हूं। ठीक है, ये एरो जो मैंने लगाया है ये केवल आपके समझाने के लिए है, बाकी इस एरो का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक, विस्थापन प्रतिक्रिया अभिक्रिया क्या होती है? अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? मान लीजिए कोई तत्व ए है, ये बी बीसी से, बीसी कोई कंपाउंड है, कोई उत्पाद है जिससे अभिक्रिया कर रहा है। ठीक, तो अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। दो को मिला के बना दिया तो वियोजन क्रिया हो गई, एबी बन गई। एबी को तोड़ दिया, अलग अलग कंपाउंड उसके हमने प्राप्त कर लिए, तो हमें पता लग गया, यानी कि वो विघटन क्रिया थी। कंपाउंड तोड़ दिया मैंने, अलग अलग कर दिया। ठीक है, जोड़ देना हो गया वियोजन और अलग अलग कर देना विघटन हो गया। तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, बी से, इसमें होता क्या है? अगर इन, अब देखिए इसमें समझो पहले बात को, ज्यादा हड़बड़ाओ नहीं, रिलैक्स होगा। ठीक है, ये दोनों क्लियर है, ये दोनों क्लियर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक कोई दिक्कत नहीं, हमने केवल इसमें यही लिखा है, ए लिखा है और बी सी लिखा है, और क्या कह रहा हूं कि बी सी और ए। अब इसमें से कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा दमदार होंगे वो मार के उनको भगा देंगे, उनके जगह पे बैठ जाएंगे। जैसे मान लिया हमने कि बी ए से ज्यादा रिएक्टिव है, बी जो है ए से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो बी क्या करेगा? बी जो है ए से अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा? ये बी जो है ये इसको मार के भगा देगा, यहां चलाएगा और ये इसके साथ लग जाएगा। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं यदि ए कम रिएक्टिव है बी से और बी ज्यादा रिएक्टिव है ए से, रिएक्टिव होने का मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील है, रिएक्शन के दौरान क्रिया जल्दी करेगा। ठीक है, माना हमने कि बी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा? यहां हो जाएगा बी ए सी हो जाएगा, मतलब ए जो है ये बी के स्थान पे बैठ जाएगा, मतलब ये कमजोर पड़ गए तो इन्हें मार भगा दिया, इनके जगह हम जाके बैठ गए। ठीक, और जो बी था जिनको मार के भगाया उनको अलग कर दिया, बेदखल कर दिया, वो निकल जाएंगे बाहर। ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो ज्यादा दमदार होता है वो जाके कमजोर वाले यानी कि कम रिएक्शन वाले तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसके जगह पे स्थापित हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने लिखा है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप आराम से नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक कर वीडियो को। ठीक है, इसको कर लीजिए। अब दोहरा विस्थापन में क्या होता है? मेरे हिसाब से कि मैं इसको क्लीन कर दूं और दोहरा विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया आपको अगली टॉपिक में बता दूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ये दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है जो आपका चौथे नंबर का अभिक्रिया था। ठीक है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई दो उत्पाद हम लेंगे जिनको रिएक्ट करेंगे, उनको मिलाएंगे, तो इनका रिएक्शन किस प्रकार होगा? ठीक है, समझो। दोहरा विस्थापन में जैसे विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या किया था, 1 मिनट के लिए अगर हम इसको मिटा दें, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वियोजन अभिक्रिया समझ में आई है।
वियोजन अभिक्रिया, ठीक। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, किन्हीं दो तत्वों को रिएक्ट करवा के जो उत्पाद बनता है, ठीक है, दो तत्वों को जोड़ के जो उत्पाद बनता है वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। ये पहला नंबर का था, ठीक। दूसरे नंबर का जो है वो है विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया को प्रतिक्रिया भी लिखते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, कहीं अगर प्रतिक्रिया लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। विघटन अभिक्रिया में क्या होता है, उसी का उल्टा होता है वियोजन का। किसी उत्पाद में कितने तत्व या कितनी चीजें मिलाई गई हैं, ठीक है, उनको जब हम उस उत्पाद को जब हम तोड़ के देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, वह प्रक्रिया विघटन की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ये AB था तो A + B से ही तो बना था, मतलब इसका विघटन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कोई उत्पाद आपको मिले तो विघटन अभिक्रिया में उसको तोड़ दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे आपको यह पता लग जाता है कि उस पूरे उत्पाद में क्या क्या है, ठीक है। अगली बात समझ में। अब तीसरे नंबर का मैंने बताया था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। विस्थापन अभिक्रिया में मैंने बताया कि किसी तत्व में किसी उत्पाद का जब इस प्रकार से हम अभिक्रिया करवाते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। अब विस्थापन अभिक्रिया में होगा क्या कि आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सा तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है। तो अगर मान लें हम कि A अधिक अभिक्रियाशील है, A जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है और B कम अभिक्रियाशील और अधिक अभिक्रियाशील, ये आप पता कैसे लगाएंगे, इसको मैं कल अगले वाले वीडियो में रिएक्टिव सीरीज बताऊंगा आपको, जिससे आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो मैं अभी बता रहा हूं उसको सपोज करके उसी तरह समझिए, ठीक है। ये कम अभिक्रियाशील है, ठीक। तो जो अधिक वाला है, अधिक वाला ये कम वाले के स्थान पे आके बैठ जाएगा और ये जो कम वाला था, कम अभिक्रियाशील तत्व था, ये बाहर निकल जाएगा, ये हट जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, AC, B के जगह पे A आ गया और B जो है वो कम अभिक्रियाशील था इसलिए वो बाहर हो गया। ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब इसी प्रकार हम दोहरा विस्थापन की बात कर लें। दोहरा विस्थापन 4 दोहरा विस्थापन, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो कोई दो उत्पाद ले लिए C और D, ठीक है। तो दोहरा विस्थापन की अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे विस्थापन की अभिक्रिया हुई है, कम अभिक्रियाशील हटकर ज्यादा अभिक्रियाशील आ जाता है वहां पे, ठीक है, और वो हट जाता है, तो उसी हिसाब से इन दोनों में भी होगा। अगर ये अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक, और ये कम अभिक्रियाशील है, तो ये इसके स्थान पे आ जाएगा और ये इसके स्थान पे आ जाएगा। इसमें होता ये चीज है कि कोई चीज बाहर नहीं जाती है, ठीक है। जब मैं कल अगले वीडियो में इस पांचों अभिक्रियाओं के आधार पे आपको केमिकल फार्मूले बताऊंगा, ठीक है, रासायनिक सूत्र जब बताऊंगा उस पर अच्छे से, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ABC सपोर्ट करके जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कम अभिक्रियाशील है, देखो अब जो A है
ये कम वाले के जगह पे हो जाएगा, यानी AD प्लस, और जो B यहां तो था ही, और जो कम क्रियाशील यानी कि CB हो जाएगा। ठीक, बस यही था दोहरा विस्थापन। ठीक है, अब इसके आधार पे ये इतना, जितनी आसानी से आपको ABCD मानकर मैंने बता दिया है, ये इतना आसान आप समझिएगा भी नहीं और ज्यादा कठिन भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको सपोज करके बताया है कि ये कैसे ट्रांसफर होता है, किस प्रकार से ये इंटरचेंज होता है। ठीक है, अब जब कल मैं क्या नाम है रासायनिक फार्मूले पे जब ये चीज करवाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पूरी आशा करता हूं मैं कि आपको मजा आएगा। ठीक, अब अगली पांचवें विस्थापन की बात हम कर लेते हैं, अपक्रिया की, रेडॉक्स अपक्रिया की बात हमने की है। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, अब रेडॉक्स अपक्रिया पढ़ने से पहले समझ लीजिए, सबसे पहली बात, चार अपक्रिया तो आपने पढ़ लिया, अलग बात है आपके समझ में आ गया या नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, और वैसे कल मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। 4 अपक्रिया तो आपको पढ़ाया गया, लेकिन जो 5वीं अपक्रिया है इसको पढ़ने के पूर्व आपको ऑक्सीकरण और, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, ये दोनों टॉपिक आना चाहिए, तब आपको ये रेडॉक्स अपक्रिया समझ में आएगी। ठीक है, तो रेडॉक्स अपक्रिया केवल आप इतना ही समझ लीजिए फिलहाल, ये कल मैं बता दूंगा आपको अपचयन और ऑक्सीकरण। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। रेडॉक्स अपक्रिया में होता क्या है कि ऐसी अपक्रिया, ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया दोनों, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया दोनों साथ हो, ठीक है, वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। अब कैसे होता है ऑक्सीकरण और कैसे होता है अपचयन, ठीक है, 5-7 मिनट का टॉपिक है ये, जो आपको एक्सप्लेन करना है। करने को तो मैं भी कर सकता हूं, फिलहाल वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जितना चीज मैंने आपको बताया है उतना आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो एक बार रिपीट करके देख लेना, और कल मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पूरा आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसी के साथ क्या नाम है, इस नोवल कोरोना वायरस के जो फैले हुए हैं, जो जितने सारे संक्रामक जो फैले हैं, इनके उपरांत जो आपको ये निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन लगाकर आपको घर के अंदर रहने के लिए कहा गया, तो आप घर के अंदर रहिए। इसी कारण से आपको ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, क्लास आप ऑनलाइन लीजिए, पढ़िए, ठीक है, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए। ठीक है, इसी के साथ बाय सभी बच्चों को, टेक केयर।